Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A-Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इस सीरीज का लेक्चर नंबर 4। तो आखिर तक बने रहिए। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अब तक आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आने वाले जो वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने के पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में हमने क्या स्टडी किए वो एक बार हम हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में बेसिक ऑफ वेक्टर्स, जिसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हमने सीखा था। उसके बाद था लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। उसके बाद लेक्चर नंबर 3, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 5.1 के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स थे, मतलब 9 से लेकर तो 14 तक ये वाले प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। और साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेक्शन फार्मूला, जिसके 2 रिजल्ट्स थे, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन एंड सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ये दोनों भी जो रिजल्ट्स हैं हमने प्रूफ इसका देखे थे और यही सेक्शन फार्मूले का यूज़ अब हमें लेक्चर नंबर 4 में जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 हम सॉल्व करने वाले हैं इसमें होने वाला है। तो हम एक बार फिर से सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन एंड सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन ये है क्या, ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन क्या कहता है इसका स्टेटमेंट। ए और बी ये 2 पॉइंट्स है स्पेस में, ये स्पेस है, इस स्पेस में ए और बी ये 2 पॉइंट्स है एंड आर बी द पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, और सेगमेंट ए बी में आर ये और एक पॉइंट है और ये जो आर पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ए बी को इंटरनली इन द रेशो m/n। ओके, स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है कि स्पेस में ए बी ये 2 पॉइंट है और आर ये सेगमेंट ए बी के ऊपर है और ये जो आर पॉइंट है सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m/n। तो ऐसे सिचुएशन में इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है वेक्टर आर इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब यहाँ पर m और ये नहीं क्या है, ये रेशो दिया रहेगा। उसके बाद ये वेक्टर b वेक्टर a ये क्या है, तो ये है पॉइंट a और b के पोजीशन वेक्टर। इसके पहले वाले लेक्चर्स में पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर चुके है ना। ये देखिए डायग्राम में ये o है और o से लेकर a, ये जो है OA वेक्टर, इस OA वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a बार से। उसी तरह वेक्टर OB को हम रिप्रेजेंट करते हैं b बार से, तो उसी तरह OR को हम रिप्रेजेंट करेंगे r से। ओके, ये समझ में आ गया। अब हमारा ये जो इंटरनल डिवीजन कहता क्या है, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन क्या कहता है कि यदि यहाँ यदि r है और सेगमेंट AB है और ये यदि m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो r इक्वल्स टू होगा mb प्लस na अपॉन m प्लस n। अब सपोज यहाँ पर यदि r नहीं है, कोई दूसरा ही है और ab की जगह pq है। सपोज हम ये ले रहे हैं कि ab की जगह pq है और यहाँ r है, तो क्या फार्मूला बनेगा, r बार इक्वल्स टू क्या होगा mq प्लस np अपॉन m प्लस n। यानी हम क्या कर रहे हैं, m इंटू ए सेकंड का पोजीशन वेक्टर प्लस n इंटू फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, इंटरनल है तो यहाँ पे प्लस आएगा और यही फार्मूला एक्सटर्नल के लिए यहाँ पे माइनस बन जाता है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। समझ में आया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि r इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये है सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए इसका स्टेटमेंट, a एंड b बी द एनी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस एंड r बी द थर्ड पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए ए बी ये 2 पॉइंट है और इस सेगमेंट पे, इस लाइन सेगमेंट पे आर ये एक तीसरा पॉइंट है और ये जो आर है इस सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशो m/n। यानी ये देखो ये आर किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को, तो ये हो गया m और ये हो गया n।
ठीक है, यानी ये हो गया एक्सटर्नली डिवाइड। तो ऐसे वक्त ये जो r है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो r इक्वल्स टू होगा mb माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। अब यहाँ पर a है और b है तो mb माइनस एन ए, यदि यहाँ p और q रहता तो mq माइनस एन पी अपॉन एम माइनस एन। बात आ रही है आपको समझ में? इंटरनल है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, एक्सटर्नल है तो माइनस लगेगा, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। और ये जो दो रिजल्ट्स है इसका यूज़ आपको एक्सरसाइज नंबर 5.2 सॉल्व करने के लिए जगह जगह पर होते दिखेगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको आना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट था मिड पॉइंट फार्मूला, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे सेगमेंट ए बी है, इस सेगमेंट को ये पॉइंट आर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1:1, मतलब ये आर, ये समझ लो कि ए बी का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट यानी क्या होगा, मिडल में है, मतलब ये जो ए आर और आर बी दोनों का डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और यदि हम ए आर फाइंड आउट करते हैं तो ये ए बी का क्या होगा, हाफ होगा। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो देखिए आर बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी एंड इट डिवाइडिंग इट इंटरनली इन द रेशो 1:1, देन वेक्टर आर इक्वल्स टू होगा ए प्लस बी अपॉन 2। ये बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे सपोज ए बी की जगह पी क्यू रहता तो हम क्या लिखते हैं, आर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, इसका भी प्रूफ हम देख चुके हैं। उसके बाद सेंट्राइड फार्मूला, ये एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टाइसेस है ए बी सी, ए डी ये मीडियन है, बी ई ये मीडियन है, सी एफ ये भी मीडियन है। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल बोलने के बाद ये तीन साइड है तो तीनों साइड के मिड पॉइंट्स ले रहे डी ई और एफ, और इनको क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। और ये जो जोड़ रहे हैं, ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। और ये जो जी है ये क्या है, इस ट्रायंगल का सेंट्राइड है, मतलब सब इसका सेंटर है। देखिए ये मीडियंस तीनों भी आपस में जिस जगह पर मिलती है वो पॉइंट क्या है, जी है। तो आगे में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होना चाहिए, या फिर दो पॉइंट्स है और सेंट्रॉइड है तो तीसरा पॉइंट क्या होगा। ये फाइंड आउट करने के लिए हम सेंट्रॉइड फार्मूले का यूज करते हैं, और ये है g इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। बहुत ही आसान है, ठीक है। मतलब 3g इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया सेंट्रॉइड फार्मूला। इसके बाद ये वहाँ पर ऐड कीजिएगा सेंट्रॉइड अपॉन टेट्राहेड्रन, और ये हम आगे में पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल आएंगे वहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि सेंट्रॉइड अपॉन टेट्राहेड्रन क्या है। सिर्फ हम यहाँ पर देखते हैं फार्मूला। इफ़ ए बी सी डी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टाइसेस ए बी सी डी अपॉन टेट्राहेड्रन, यानी स्मॉल ए बी सी डी क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है पॉइंट्स ए बी सी डी के, वो किसके हैं, टेट्राहेड्रन के हैं। तब पोजीशन वेक्टर ऑफ इट सेंट्रॉइड, मतलब टेट्राहेड्रन के पोजीशन वेक्टर जो है उसका जो सेंट्रॉइड क्या होना चाहिए, है ना। तो सेंट्रॉइड मतलब जी हमने लिखे थे, तो जी का पोजीशन वेक्टर जी बार, तो ये होगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइडेड बाय 4। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। क्या दिया है वो आपको समझ में आना जरूरी है, और क्या फाइंड आउट करना है ये भी आपको समझ में आना जरूरी है। और ये चीज़ें यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो प्रॉब्लम का आंसर आप आसानी से निकाल सकोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। यहाँ पे लाइन सेगमेंट डायरेक्टली न देते हुए यहाँ पर दो पॉइंट्स है पी एंड क्यू, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि आर ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट पी क्यू को, ओके। जिसमें पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पी दिया है 2i माइनस जे प्लस 3 के, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू दिया है -5i प्लस 2j माइनस 5 के, एंड इट डिवाइडिंग, क्या डिवाइड कर रहा है, आर डिवाइड कर रहा है सेगमेंट पी क्यू को रेशो 3:2 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। क्या निकालना है हमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, मतलब वेक्टर आर फाइंड आउट करना है। इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है। इंटरनली का फार्मूला हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे पी और क्यू का यूज़ हो रहा है, तो क्या होगा, एम क्यू प्लस एन पी डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये हो गया इंटरनल फार्मूला। एक्सटर्नल के लिए क्या फार्मूला है, आर इक्वल्स टू एम क्यू माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। इसमें एम और एन क्या है ये तो पता है, 3 and 2। फिर पी क्या है, तो ये फर्स्ट वाला वेक्टर, क्यू क्या है तो ये सेकंड वाला वेक्टर। सिर्फ हमको इन फार्मूले में पुट करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं।
लेट पी बार एंड क्यू बार बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमने डिनोट कर दिए, और ये जो पोजीशन वेक्टर दिए है उसको हम पी और क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए पी और क्यू से रिप्रेजेंट किए। पहले फाइंड आउट करना है आर फॉर द इंटरनल डिवीजन। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिख लिए नंबर 1 इंटरनल डिवीजन। क्या दिया है यहाँ पर, पॉइंट आर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है तो ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू इंटरनली इन द रेशो 3:2। बहुत आसान है। अब 3:n मतलब 3:2 मतलब m बराबर 3 और n इक्वल्स टू 2, इतना तो समझ में आ गया। हमारे पास p भी दिया है 2i माइनस जे प्लस 3 के, एंड q दिया है -5y प्लस 2j माइनस 5 के। तो हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो ये फार्मूला हो गया r इक्वल्स टू एम क्यू प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन। सिंपली पुट कर दो, m इक्वल्स टू 3, q इक्वल्स टू सेकंड वेक्टर प्लस n इक्वल्स टू 2 एंड p इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर। डिनोमिनेटर में m प्लस एन मतलब 3 प्लस 2। अब क्या करेंगे, हम सेपरेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 का सेपरेट मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट ब्रैकेट के साथ। क्या दिया है, 3 इंटू -5y माइनस 15i, 2j इंटू 3 6j माइनस 5k इंटू 3 माइनस 15k, 2 इंटू 2 4i, 2 इंटू -1 माइनस 2j, 2 इंटू 3k 6k एंड डिनोमिनेटर में 5। अब क्या करेंगे, आई वाली टर्म को हम एक साथ लिखेंगे। तो -15 प्लस 4 ये हो जाएगा -11, 6j माइनस 2j ये होगा 4j एंड -15k प्लस 6k ये होगा -9k। डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज। अब यहाँ पर हम यदि 1/5 यदि लिखना चाहते हैं तो ये क्या होगा, -11i प्लस 4j माइनस 9k होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर r का सिर्फ पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो रहा है ना। बट यदि हमको बोलता है कि वो r फाइंड आउट कीजिए, तो पॉइंट हमको कैसे फाइंड आउट करना है ये पता है ना। अब जैसे आई जे को हम यहाँ पे हटा देंगे तो ये क्या होगा, -11/5 4/5 एंड -9/5। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर 1/5 को यदि आपने बाहर निकाला तो यहाँ -11 4 एंड -9 होगा। ठीक है, तो ये कब आपको लिखना है, जब आपको बोला जाएगा कि वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। बट यहाँ पे क्या बोला है कि वो आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। आप दोनों भी लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आप ये जो मैंने राइट किया है यहाँ तक भी लिखते हो तो भी चलेगा। ओके, चलिए सेकंड नंबर है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। सिंस पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशो 3:2, मतलब यहाँ पर m बराबर 3 है और n बराबर भी 2 है और एक्सटर्नली आ गया, मतलब सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन हमें यूज़ करना होगा। यूजिंग द सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन r इक्वल्स टू एम क्यू माइनस एन पी अपॉन एम माइनस एन। पुट कर दी हमने, वही सेम प्रोसेस, सेपरेट मल्टीप्लिकेशन। फिर -15i माइनस 4 होगा -19i, 6j प्लस 2j 8j -15k -6k -21k। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर r। इतना ही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। और यदि इसको हमको पॉइंट्स के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करना है तो ये होगा -19 8 एंड -21। हमें पता था कि पॉइंट को वेक्टर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट है तो x y z हम लिखते थे, और यदि इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 टोटली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किए, पोजीशन वेक्टर ऑफ r। यहाँ पे दोनों कंडीशन दी हुई थी कि वो जो पॉइंट आ रहा है सेगमेंट पी क्यू को इंटरनली भी डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 3:2। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट m जॉइनिंग द पॉइंट्स l एंड n। क्या बोल रहा है, m ये क्या है, मिड पॉइंट है, किसको ज्वाइन कर रहा है, l n को, मतलब ln ये जो सेगमेंट है इसके ऊपर m ये एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट है। अब यहाँ वर्ड आ गया मिड पॉइंट, इसका मतलब हम यहाँ यूज़ कौन सा फार्मूला करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। और हमें मिड पॉइंट फार्मूला पता था, यदि r डिवाइड सेगमेंट ए बी देन r इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। यहाँ पे क्या बोला है कि m डिवाइड्स एल एन, तो m इक्वल्स टू क्या होगा, l प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट्स है उनके पोजीशन वेक्टर डिनोट करेंगे। तो लेट
एल बार एम बार एन बार बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स एल एम एन रिस्पेक्टिवली। फिर यहाँ पर पॉइंट यल है 7 - 6 12, इसको हमें कन्वर्ट करना है वेक्टर में, तो एल बार होगा 7i - 6j + 12 के, 7i - 6j + 12 के। पॉइंट एन दिया है 5 4 -2, पॉइंट को वेक्टर एन में कन्वर्ट करेंगे तो 5i + 4j - 2k, 5i + 4j - 2k हो गया। एंड हियर पॉइंट यम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एल एन, और पॉइंट यम ये क्या है, सेगमेंट एल एन का मिड पॉइंट है। देन बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला m = l + n डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हम देखिए पुट कर रहे हैं, ये वेक्टर l हो गया प्लस वेक्टर n डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, i को i के साथ में कैलकुलेट करेंगे, 7i + 5i 12i -6j + 4j - 2j, 12 के -2 के, 10 के डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब हम कर देंगे यहाँ पे सेपरेट डिवाइड, तो 12/2 क्या होना चाहिए, देखिए ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, 12i/2 - 2j/2 + 10k/2, तो ये होगा 6i - j + 5k, तो ये हो गया पॉइंट m का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसको हमको यदि पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, ये 6 -1 और 5, यानी क्या होता है यहाँ पे जो ij के है इसके कोएफिशिएंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं, तो i का क्या है 6, j का क्या है -1 और k का क्या है 5 है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट m, जो ln का क्या था, मिड पॉइंट था, और हमने यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ करके उस पॉइंट m को फाइंड आउट किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 इज इफ द पॉइंट्स a 3 0 p, पॉइंट b -1 q3, पॉइंट c -3 3 0 आर कोलिनियर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, मतलब एक लाइन के ऊपर है। अब वो या तो इस तरह हो सकते हैं ABC या फिर ACB हो सकते हैं, है ना। देन फाइंड द रेशो, अब यहाँ पे हमें रेशो फाइंड आउट करना है इन विच द पॉइंट C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। अब हमें ये पॉइंट C सेगमेंट AB को, पॉइंट C ये सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है बोलता है। अब वो ये नहीं बताया है कि किस रेशो में है और इंटरनली कर रहा है कि एक्सटर्नली कर रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना होगा, सपोज करना है ना। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और बाद में निकालना है वैल्यूज़ ऑफ P एंड Q, और ये जो मिसिंग P एंड Q है ये भी हमें आखिरी में फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या, हम यहाँ पर रेशो फाइंड आउट करना है और यहाँ पर इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम यहाँ जो पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स के साथ। तो लेट a बार b बार एंड c बार आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स a b c रिस्पेक्टिवली। और ये जो पॉइंट्स है इसको वेक्टर में हम यहाँ कन्वर्ट कर देंगे। वेक्टर a बार होगा 3i + 0j + pk, इसी तरह वेक्टर b -i + qj + 3k, वेक्टर c = -3i + 3j + 0k। सपोज पॉइंट C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो t:1। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट C है ये डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को इन द रेशो t:1। अब t:1 मतलब क्या, m:1। ओके, t:1 मतलब m:n, यानी यहाँ पर t ये m के बराबर होगा और 1 ये किसके बराबर होगा, ये n के बराबर होगा। अब हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली, तो हम यहाँ पर जनरली यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। इसमें हम ये जो t ले रहे हैं, ये t यदि पॉजिटिव आ गया तो समझ जाना कि यहाँ हम इंटरनल डिवीजन का यूज़ करेंगे, और t की वैल्यू यदि निगेटिव आती है तो यहाँ पर इन एक्सटर्नल डिवीजन वाला फार्मूला लगने वाला है। मतलब हम जो उसको डिस्क्राइब करेंगे आखिरी में कि ये जो पॉइंट C है वो सेगमेंट AB को एक्सटर्नली कर रहा है कि इंटरनली कर रहा है, तो ये डिपेंड करेगा t के वैल्यू के ऊपर। t यदि पॉजिटिव है तो इंटरनली, t यदि निगेटिव है तो एक्सटर्नली। तो बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, अब यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था कि यदि C ये सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m:n, तो ये हम लिखते थे m × b + n × वेक्टर a/m + n। अब यहाँ m के बराबर t है और n के बराबर 1 है, तो क्या होगा t × b + 1 × a/t+1, है ना। अब यहाँ पे जो वेक्टर ABC है वो पुट कर दो, लेफ्ट में वेक्टर C
जैसे कि वैसे टी इंटू वेक्टर बी प्लस 1 इंटू वेक्टर ए और डिनोमिनेटर में टी प्लस 1 एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे, इस टी प्लस 1 को लेफ्ट साइड सेंड कर देंगे और राइट साइड में जो न्यूमरेटर है उसका सेपरेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। टी इंटू माइनस आए माइनस टी आए, टी इंटू क्यू जे टी क्यू जे, टी इंटू 3k 3t के, 1 इंटू 3 आए 3 आए प्लस 0j प्लस पी के। इसके बाद यहाँ पे हम आई जे के साथ इसको अलग कर देंगे, आई जे के फॉर्म में इसको लिखना है। तो -3 इंटू टी प्लस 1 आए, 3 इंटू टी प्लस 1 इंटू जे, 0 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 0 के। राइट साइड में देखिए आई वाली टर्म 2 बार है तो -t प्लस 3 आए, टी क्यू प्लस 0 मीन्स टी क्यू जे, 3t प्लस पी के। अब देखिए दोनों साइड में आई जे के का फॉर्म हमें मिल चुका है, मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, आई जे के जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वेट करेंगे, मतलब बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। क्या किया आपको समझ में आ गया। शुरुआत हमने क्या किए थे, जो पॉइंट्स है उसको हमने रिप्रेजेंट किए थे वेक्टर में, फिर यूज किए सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। उसके लिए हमें रेशो पता नहीं था इसलिए हमने कंसिडर किए थे t⁻1। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, दोनों को इक्वल दिखा रहे हैं। तो आई का कोएफिशिएंट इधर है -3 इंटू टी प्लस 1 और इधर है -t प्लस 3। ओके, जे का कोएफिशिएंट देखिए 3 इंटू टी प्लस 1, इधर ये है टी क्यू, इधर है के का कोएफिशिएंट 0 और इधर है 3t प्लस पी। तो ये समझ लो ये 2 और 3। और जो हमने सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन का यूज़ किए और ये जो हमको मिला इसको दे दी हमने इक्वेशन नंबर 1। अब आई के कोएफिशिएंट को हम इक्वेट कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो -3t -3 प्लस टी -3 इक्वल्स टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2t इक्वल्स टू 6 होगा, मतलब t इक्वल्स टू कितना मिला, -3। क्या मिला, -3 मिला। अब -3 मिला मतलब क्या होगा, -3 मिला मतलब क्या, तो अब जो ए बी है उसको पॉइंट सी ये डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशो क्या 3:1। अब यहाँ पर t के बराबर -3 है, निगेटिव है मतलब एक्सटर्नली, बट नंबर क्या है 3 है और पहले हमने क्या लिए थे t⁻1 लिए थे ना, तो t बराबर यहाँ पर ये 3 होगा तो 3:1 एक्सटर्नली। ओके, तो ये हमको मिल गया रेशो। अब निकालना है p और q, तो ये जो 2 है इसको 2 को जब हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर t के बराबर -3 पुट करेंगे तो q इक्वल्स टू मिलता है 2 और यहाँ पर t के बराबर जब -3 पुट करेंगे तो p इक्वल्स टू मिलता है 9। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 t के बराबर -3 हमको मिला, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है क्या बोल रहा है यहाँ पर, यदि ये निगेटिव आता है तो समझ जाना कि यहाँ पर हम एक्सटर्नल डिवीज़न वाला फार्मूला अप्लाई करने वाले थे, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट सी है वो सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेंस फ्रॉम 1 पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो 3:1। यहाँ यदि पॉजिटिव 3 रहता तो इंटरनली आता, माइनस है तो यहाँ पर एक्सटर्नली है इन द रेशो 3:1 एंड द वैल्यूज ऑफ p इक्वल्स टू 9 एंड q इक्वल्स टू 2। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पर भी हमने यूज किसका किए, सेक्शन फार्मूला का। आप स्टार्ट इंटरनल से ही कर सकते हो, बट रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो पॉइंट सी है वो सेगमेंट गिवन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है क्या एक्सटर्नली। अब यहाँ पे कोई रेशो नहीं दिया था इसलिए हमने कंसिडर किए थे t⁻1। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। अब ये भी तो ए बार और बी बार के फॉर्म में दिए हैं। ठीक है, यहाँ चेंज करना चाहिए था बट जाने दी, जैसा दिया है उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर 6a बार प्लस 2b बार एंड a बार माइनस 3b बार। ओके, फिर क्या बोला है, इफ द पॉइंट सी, यदि पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है इस सेगमेंट ए बी को इन द रेशो 3:2। ये देखिए ये सेगमेंट ए बी है, इसमें ये जो पॉइंट सी है इस सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 3:2, देन शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज 3a बार माइनस b बार। तब ये जो पॉइंट सी है इसका पोजीशन वेक्टर आना चाहिए, बोलता है 3a बार माइनस b बार। तो अच्छा एक एग्जाम्पल है, ईजी एग्जाम्पल है, छोटा एग्जाम्पल है। हमें अभी क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर, मतलब जो
पॉइंट जिस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, बट यहाँ पर ऑलरेडी ये निकालो बोलता है। शुरुआत हम करेंगे गिवन से, तो गिवन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर 6a बार प्लस 2b बार एंड a बार माइनस 3b बार, ओके। एंड हियर टू शो दैट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ c इज 3a माइनस b बार, ओके। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि c बी द वेक्टर c बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c, ये तो हमें पता है ना, वेक्टर c बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट c। और यहाँ पे क्या दिया है, सिंस c डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशो 3:2, c डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशो 3:2, मतलब m इक्वल्स टू 3 है और n इक्वल्स टू कितना है 2 है। और हम यहाँ पर क्या करते थे, सेक्शन फार्मूले में इसका यूज़ होता था, तो सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए आर डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशो m/n, तो हम क्या लिखते थे m इंटू बी प्लस n इंटू ए डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब हमारे पास m बराबर 3 है, n बराबर 2 है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट m के साथ सेकंड और n के साथ फर्स्ट, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो m के साथ सेकंड वेक्टर क्या दिया है, a माइनस 3b, तो m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वेक्टर को a माइनस 3b प्लस n इंटू फर्स्ट वेक्टर, प्लस n इंटू फर्स्ट वेक्टर क्या है 6a बार प्लस 2b बार, ओके। और डिनोमिनेटर में m प्लस n एज इट इज। बात आ रही समझ में। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन m इंटू सेकंड वेक्टर प्लस n इंटू फर्स्ट वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो m इंटू सेकंड वेक्टर प्लस n इंटू फर्स्ट वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब पुट कर दो, m और n 3 और 2 है, तो हमने पुट कर दिए, ये 3 m बराबर n बराबर 2, 3 प्लस 2। फिर करेंगे सेपरेट मल्टीप्लीकेशन, 3a बार माइनस 9b बार, 2 इंटू 6 होगा 12a बार प्लस 2 इंटू 2b 4b बार डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5। ऐड कर दो, 3 प्लस 12 15a माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5b अपॉन 5। इसको सेपरेट डिवाइड जब हम करेंगे तो 15a अपॉन 5, 15a बार अपॉन 5 क्या होगा 3a बार होगा, एंड माइनस 5b बार अपॉन 5 होगा माइनस b बार। तो ये हो गया c, और ये हमको फाइंड आउट करना था, वही शो करना था ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेंस द पोजीशन वेक्टर ऑफ c इज थ्राइस a बार माइनस b बार, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन 4 का आंसर। बहुत आसान था, हमको सिर्फ क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 5, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स joining midpoints of adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, क्या प्रूव करो बोल रहा है, ये हमको समझना जरूरी है। क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है और वो जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो 4 साइड्स है, उनके जो मिड पॉइंट्स हैं, उनको जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो हमें एक डायग्राम नज़र आती है वो पैरेललोग्राम है बोलता है। वो क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम यानी क्या, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है, उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हमें पता है ना। तो चलिए अब हम ये डायग्राम के ऊपर से समझ लेते हैं। सबसे पहले एक हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। सपोज ये ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी बी द क्वाड्रिलेटरल। अब इनके मिड पॉइंट्स, सपोज ए बी का ये मिड पॉइंट है पी, बी सी का क्यू है, सी डी का आर है और डी ए का यस है। और ये जो मिड पॉइंट्स है इसको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। बोलने के मुताबिक देखिए हमें क्या करना है, उसको जोड़ना है मिड पॉइंट्स को, उसके जो एडजेसेंट साइड्स है उसके मिड पॉइंट को जोड़ना है। और हमें यहाँ पे जो डायग्राम नज़र आ रही है, मतलब पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूव करो बोलता है। पी क्यू आर एस बी द पैरेललोग्राम, मतलब इसका रिजल्ट हमें क्या निकालना होगा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है। मतलब ये जो पी क्यू है, पी क्यू के बराबर हमें एस आर पैरेलल दिखाना होगा, पी क्यू के बराबर एस आर हमें पैरेलल दिखाना होगा। एंड ये जो क्यू आर है, क्यू आर के पैरेलल में पी एस दिखाना होगा। क्या करना है, समझ में तो आ गया आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। तो ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, ओके। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है सभी के पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। तो लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, पी बार, क्यू बार, आर बार, एस बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली।
ओके। अब यहाँ पर पी ए किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, P be the midpoint of AB, Q be the midpoint of BC, R be the midpoint of CD and S be the midpoint of DA। इसका मतलब मिड पॉइंट फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला P be the midpoint of AB मतलब वेक्टर P इक्वल्स टू A प्लस बी अपॉन टू, Q be the midpoint of BC मतलब Q बार होगा B बार प्लस C बार अपॉन टू, R be the midpoint of CD तो R बार इक्वल्स टू C बार प्लस D बार अपॉन टू, एच बी द मिड पॉइंट ऑफ डी ए तो एच बार इक्वल्स टू डी बार प्लस ए बार अपॉन टू। ओके, अब हम यहाँ पर अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाएंगे, मतलब उनकी जो लेंथ है उसको सेम दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे पी क्यू, फिर पी क्यू के बराबर एस आर आना चाहिए। पहले फाइंड करेंगे पी क्यू, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे एस आर। तो चलिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं पी क्यू। तो ये हमें पता है पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू माइनस पी। ए बी को हम बी माइनस ए लिखते हैं तो पी क्यू को क्या लिखेंगे, क्यू माइनस पी लिखेंगे। पुट कर दो q माइनस पी, q में से p को माइनस कर दो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 2, न्यूमरेटर में क्या होगा b प्लस सी माइनस a माइनस बी होगा, तो b से माइनस बी कैंसल, बचेगा b माइनस है, सॉरी b से b कैंसल होगा, बचेगा क्या c माइनस है। तो पी क्यू बराबर क्या मिल रहा है, c माइनस ए अपॉन टू। कैलकुलेशन करते आता है ना, डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर कंबाइन करेंगे तो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी होगा। तो यहाँ पर b से माइनस बी कैंसल, बचेगा c माइनस है। तो ये मिल गया हमको पी क्यू। अब निकालना है एस आर। एस आर मतलब क्या, आर माइनस एस। ओके, देखिए मैं डायग्राम के ऊपर से बता रहा हूँ। पी क्यू यदि हम इस तरह से ले रहे पी क्यू ले रहे तो हम एस आर लेंगे, क्यू पी लेते होंगे तो फिर आर एस लेना होगा। ओके, तो चलिए अब हम लेते हैं एस आर मतलब आर माइनस एस। आर में से इसको माइनस कर देंगे, ये आर में से इसको माइनस। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर टू कॉमन, ये डी से माइनस डी कैंसिल होगा तो बचेगा सी माइनस ए एंड एस आर इक्वल्स टू सी माइनस ए अपॉन टू। तो यहाँ पर पी क्यू और एस आर क्या है, इक्वल है। पी क्यू एंड एस आर इक्वल है मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, मतलब एक रिजल्ट हो गया, हम ये कंसीडर करेंगे। अब हम लेते हैं वो जो डायग्राम है उसकी दूसरी साइड्स क्यू आर, फिर क्यू आर निकालने के बाद निकालेंगे पी एस। चलिए पहले निकालते क्यू आर। तो क्यू आर मतलब आर माइनस क्यू, सेम कैलकुलेशन होगा आर माइनस क्यू। यहाँ पे देखिए सी से माइनस सी कैंसल, बचेगा डी माइनस बी अपॉन टू, डी माइनस बी अपॉन टू। फिर पी एस मतलब एस माइनस पी, ये एस हो गया और ये पी हो गया। देखिए कैसे होता है ये आपको मालूम है, ये डी प्लस ए, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ए माइनस बी अपॉन टू, ए माइनस ए कैंसल, बचेगा डी माइनस बी अपॉन टू। तो क्यू आर और पी एस भी दोनों क्या निकले, सेम निकले, मतलब हियर क्यू आर इक्वल्स टू पी एस मीन्स क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस। इसको दे दो नंबर 2। फ्रॉम नंबर 1 एंड 2 हमको क्या नज़र आ रहा है, ये जो अपोजिट साइड्स है पी क्यू आर एस के ये इक्वल है। जब किसी डायग्राम के अपोजिट साइड से यदि इक्वल होती है तो ऐसे वक्त वो जो पी क्यू आर एस है वो क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्या कि हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल था, उस क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स के जो मिड पॉइंट्स है उनको हमने क्या किए, जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद में जो हमें डायग्राम नज़र आई उस डायग्राम के अपोजिट साइड्स को हमने फाइंड आउट किए, जो अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या थी, सेम थी। इसके ऊपर से हमने ये कह सकते थे कि वो जो डायग्राम जो थी पी क्यू आर एस वो पैरेललोग्राम है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा नंबर 5। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली रीड करना है, समझना है, क्या दिया है वो जानना है, और उसके बाद क्या निकालना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और थोड़ा लॉन्ग भी है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में इसको अटेंड कीजिए आप, और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार होने के बाद में इसको 2-3 बार सॉल्व करके देखना, ठीक है। क्या बोल रहा है, डी एंड ई डिवाइड साइड्स बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यानी सबसे पहले एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। फिर क्या बोल रहा है, डी एंड ई डिवाइड सेगमेंट साइड्स बी सी एंड सी ए, मतलब डी ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी सी को, ई किसको डिवाइड कर रहा है, सी ए को, इन द रेशो 2:1। डी डिवाइड कर रहा है बी सी को इन द रेशो 2:1, मतलब ये थोड़ा कम है, ये 2 और ये 3। एंड ई डिवाइड्स सेगमेंट सी ए को इन द रेशो अगेन 2:1, मतलब ये 2 और ये 3।
कैसे दिया समझ में आ गया आपको। इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी एंड बी। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये लाइन बनाएंगे, ये ए डी और ये बी ई, और जब ये लाइन हम बनाते हैं और ये जो दो लाइन जो है एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब पॉइंट पी, इसका हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर, है ना। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, एक चीज़ समझ में आ गई आपको। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द रेशो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड ए डी एंड बी, और हमें रेशो फाइंड आउट करना है कि पॉइंट पी ये ए डी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, उसी तरह पॉइंट पी ये बी ई को किस रेशो में हम डिवाइड कर रहा है, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट में। तो समझ में आ गया क्या दिया है और हमको क्या निकालना है। दिया क्या है, तो डी ये बी सी को इन द रेशो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ई ये सी ए को इन द रेशो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और जब ये डिवाइड कर रहा है तो ये जो पॉइंट है इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो हमको दो लाइन मिल रही है, और ये दो लाइन जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट यानी जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये एक रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट वही पॉइंट ए डी को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, और वही पॉइंट पी बी को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, वो भी हमें फाइंड आउट करना होगा। बहुत केयरफुली हमको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले गिवन जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई डिवाइड साइड्स बी सी सी ए रिस्पेक्टिवली इन द रेशो 2:3, जैसा दिया है वैसा हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ जितने भी हमको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं सबके पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो लेट ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार पी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी ई एंड पी रिस्पेक्टिवली, ओके। अब यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पर रेशो है और डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब सेक्शन फार्मूले का यूज़ हम करेंगे। और रेशो क्या दिया है, 2:3, मतलब m/n, मतलब 2:3, m बराबर 2 n बराबर 3। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर d डिवाइड्स सेगमेंट BC इन द रेशो 2:3। तो क्या होगा फार्मूला, d इक्वल्स टू क्या होगा, हम क्या करते थे, ये जैसा m है और ये n है तो m को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई प्लस n को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर बात कर रहे BC, तो यहाँ पर बी ए क्या है, फर्स्ट है, और सी ए क्या है, सेकंड है। तो कैसे होगा फार्मूला, d इक्वल्स टू एम सी बार प्लस एन बी बार अपॉन m प्लस n। सही है, m को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड के पोजीशन वेक्टर से, और अभी हम बात कर रहे थे किसकी, BC की। तो यहाँ पे फर्स्ट B है और C सेकंड है, तो m इंटू सी प्लस n इंटू बी, ओके, अपॉन m प्लस n, m इंटू सी बार एज इट इज प्लस n इंटू 3 बार एज इट इज अपॉन m प्लस n मीन्स 2+3। ये समझ में आ गया आपको क्या किया हमने यहाँ पर। सेक्शन फार्मूला सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि r इक्वल्स टू होता है m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n। इसमें m को हम सेकंड के साथ प्लस n को फर्स्ट के साथ, और अभी हम बात कर रहे हैं BC, तो यहाँ फर्स्ट क्या है B है और सेकंड क्या है तो C है ना। तो d इक्वल्स टू एम सी प्लस एन बी अपॉन m प्लस n, पुट कर दिए m और n। तो ये क्या होगा, 3 + 2 5 चले जाएगा d के तरफ, तो 5d इक्वल्स टू होगा 2c बार प्लस 3b बार। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन आ गई, तो इक्वेशन और एक इक्वेशन जब आएंगी तो हम उसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सेकंड जो गिवन है उसके हिसाब से हम दूसरा रिजल्ट निकालते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि ई डिवाइड्स सेगमेंट सी ए इन द रेशो 2:3। यानी देखिए CA, तो फर्स्ट यहाँ C है और सेकंड क्या है, A है, फर्स्ट C और सेकंड A। फार्मूला क्या बनेगा, E बार इक्वल्स टू 2A बार प्लस 3C बार अपॉन 2+3। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, समझ में आ गया आपको। E डिवाइड्स सेगमेंट CA, मतलब फर्स्ट यहाँ C है और सेकंड ये A है, तो होगा E बार इक्वल्स टू 2A बार प्लस 3C बार अपॉन 2+3। 2+3 5 E की तरफ जाएगा, तो 5E बार इक्वल्स टू 2A बार प्लस 3C बार, ये मिल गया अपने को 2। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना था। अब सॉल्व करने के लिए जब दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको मैनेज करना होता है, मतलब उसको वो फॉर्म में लाना होता है कि सॉल्व हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि दोनों में कॉमन C है। हम यदि यहाँ सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये C को C के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, बट जरूरी क्या है,
सी का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है और इधर 3, तो दोनों का कॉमन 6 हमें बनाना होगा। मतलब 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी हमारी प्रोसेस क्या होंगी, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। चलिए कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन। 5 इंटू 3 15D, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से करेंगे, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6 और इन्हें हमको करना होगा सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 से ये -6 ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 15D बार माइनस 10E बार इक्वल्स टू 9B बार माइनस 4B बार। कैसे किए समझ में आ गया आपको, 15D बार माइनस 10E बार इक्वल्स टू 9B बार माइनस 4A बार। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि हमें रिजल्ट जो निकालना है वहाँ पर 2 लाइन का यूज़ किया गया और 2 लाइन बार बार बोला गया है कि एक तो AD है और दूसरा BE है और हमें वहाँ पर वो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं और वो रेशो भी फाइंड आउट करना है ना। अब रेशो फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हम यहाँ सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन का यूज़ करेंगे। इतना कंफर्म तो है। वो फॉर्म कैसे होता है आपको पता है क्या, m इंटू बी बार प्लस n इंटू ए बार, ये इनकम्प्लीट है, इसकी डिनोमिनेटर में m प्लस n होना चाहिए, है ना। तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं, AB की। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, AB की। तो AB की जब यदि हम बात करते हैं तो फॉर्म आना चाहिए MB प्लस NA। AB की जब हम बात कर रहे हैं तो फॉर्म आना चाहिए MB प्लस NA। और यदि हम AD की यदि बात करते हैं तो यही फॉर्म हमारा होना चाहिए MD प्लस NA अपॉन M प्लस N, MD प्लस NA अपॉन M प्लस N। समझा। और यदि हम बात करते हैं BE की तो B के में इसमें क्या आना चाहिए, M इंटू ई प्लस N इंटू बी अपॉन M प्लस N। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना है जो किसको इंटरसेक्ट हो रहा है, AD और B को। मतलब हमें यहाँ पर AD निकालना है और B का निकालना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें सेक्शन फार्मूले का फॉर्म लाना होगा। मतलब इधर D और E है तो हमें क्या करना होगा, ये जो A को इधर लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा और E को राइट साइड शिफ्ट कर देना होगा। मतलब यहाँ पे देखिए यदि DA हमको मिलता है तो हम यहाँ से AD लिख सकते हैं, BE आता है तो हम इसको EB लिख सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो 15D को एज इट इज रख रहे और -4A को लेफ्ट में ला रहे तो प्लस हो गया, 9B एज इट इज, ये -10E को राइट साइड भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए हमें ये तो फॉर्म मिल चुका है कि MB प्लस NA, बट डिनोमिनेटर में क्या होगा, M प्लस N होना चाहिए ना, M प्लस N होना चाहिए। मतलब 15 प्लस 4 होना चाहिए। तो 15 प्लस 4 कितना, 19। इधर 9 प्लस 10 यदि हम लेते हैं या फिर 10 प्लस 9 लेते हैं तो ये भी 19 आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिवाइड करना होगा 19 से। तो नेक्स्ट स्टेप हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 19। अभी 19 को हम 15 प्लस 4 लिख सकते हैं, इस 19 को हम 10 प्लस 9 लिख सकते हैं। यानी अब देखिए अब ये फॉर्म क्या नज़र आ रहा है हमको, हम ये कह सकते हैं कि जो रेशो क्या है यहाँ पर 15:4 है और किसको डिवाइड कर रहा है, ये AD को डिवाइड कर रहा है ना। तो चलिए इसको हम डिस्क्राइब करेंगे हियर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से। पहले लेफ्ट हैंड साइड इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विच डिवाइड्स AD इन द रेशो 15:4। समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज द, ये पोजीशन वेक्टर है ऐसे पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा है AD को इन द रेशो 15:4। तो उसी तरह इन राइट हैंड साइड क्या होगा, तो राइट हैंड साइड इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऐसा पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट E है और B है, तो क्या होगा BE इन द रेशो 10:9। एंड राइट साइड इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स BE इन द रेशो 10:9। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या किया हमने, सबसे पहले सेक्शन फार्मूले का यूज किए, जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से 2 इक्वेशन निकाले, फिर वो दोनों इक्वेशन को हमने बैलेंस किए तो तीसरी इक्वेशन मिली। बट हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर सेक्शन फार्मूले का रिजल्ट चाहिए था।
तो इसीलिए हमने उसको क्या किए, मैनेज किए। मतलब इधर डी है तो इधर ए, मतलब ए डी आना चाहिए, इधर ई है तो इधर बी होना चाहिए, मतलब बी ई आना चाहिए, और फिर उसको सेक्शन फार्मूले के फॉर्म में लिख लिए। हो गया, ये रिजल्ट हो गया। इसके बाद आगे हमको क्या करना है, देखिए ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमें ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ये भी किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट पी का, और ये भी किसका है, पॉइंट पी का है ना, और दोनों इक्वल है। मतलब हम पी बार इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ये रिजल्ट लिख सकते हैं। ये देखिए ए डी एंड बी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। तो ये ए डी का रिजल्ट और ये बी का रिजल्ट और दोनों इक्वल है, और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी के ऊपर, तो पी बार इक्वल्स टू क्या होगा, ये रिजल्ट होगा। तो ये मिल गया हमें उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। और रेशो निकालना था तो रेशो भी हम लिख लेते हैं कि पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट ए डी इन द रेशो 15:4 एंड पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट बी इन द रेशो 10:9। खत्म, ये हो गया हमारा आंसर 6 का। देखिए लॉन्ग है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगा, बट प्रैक्टिस यदि आप करते हो और यदि क्वेश्चन को आप समझते हो और क्या फाइंड आउट करना है ये यदि आपको आइडिया आ जाती है, तो कितना भी बड़ा एग्जाम्पल होगा, डिफिकल्ट एग्जाम्पल होगा, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो मैं फिर से आपको एक बार बोल रहा हूँ कि ये जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है इसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस आपको करना है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नंबर 7 इज प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे एक वर्ड है इफ एंड ओनली इफ, मतलब हमें स्टार्ट करना होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम है इससे, और रिजल्ट लाना होगा कि इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक रिजल्ट हो गया। और दूसरा रिजल्ट के लिए हमें कंसिडर करना होगा कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और फिर प्रूव करना होगा कि यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। ओके, 2 रिजल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये डायग्राम हम बना रहे ए बी सी डी, ये एक डायग्राम है। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। सपोज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या, अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो ए सी ये एक डायगोनल है, बी डी ये दूसरा डायगोनल है, और ये दोनों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है उसे हम कहेंगे पी। यदि सपोज हमने ए बी सी डी को पैरेललोग्राम माना, तो ये जो पॉइंट ये सिंपली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये मिड पॉइंट है डायगोनल ए सी का और बी डी का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी के पोजीशन वेक्टर से। तो ए बार बी बार सी बार डी बार पी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी एंड पी रिस्पेक्टिवली, एंड पी बी द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल बी डी एंड ए सी। ओके, अब हम यहाँ पर 2 वेक्टर को इक्वल दिखाते हैं। सपोज ये ए बी है, तो ए बी को इक्वल दिखा देंगे डी सी के बराबर। हम कोई भी 2 ले सकते हैं, ए बी के बराबर डी सी ले सकते हैं, या फिर डी ए के बराबर सी बी ले सकते हैं। इतना है कि कोई भी ले सकते हैं, बट दोनों भी अपोजिट होना चाहिए। जैसे ए बी हम ले रहे हैं और इधर डी सी ले रहे हैं, ए बी और डी सी, या फिर डी ए या फिर सी बी। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू डी सी हम लेते हैं। कंसिडर ए बी इक्वल्स टू डी सी। ए बी मतलब क्या, बी माइनस है, डी सी मतलब क्या, सी माइनस डी। और अब हमको यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लाना है, तो मिड पॉइंट फार्मूले में क्या होता है, प्लस होता है और डिनोमिनेटर में 2 होता है, इतना तो आपको पता है। तो प्लस लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा एक अच्छे फॉर्म में लाना होगा। हमें क्या दिखाना है यहाँ पर, किसका मिड पॉइंट, एक तो बी डी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट। तो बी डी का मिड पॉइंट में क्या करेंगे, बी डी का मिड पॉइंट है तो उसमें हम क्या करते हैं, बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं, बी डी का है तो, और ए सी का है तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। कर लो अपने हिसाब से एडजस्ट। इधर माइनस डी है तो इसको लेफ्ट में भेजेंगे तो प्लस डी होगा, माइनस ए को राइट में भेजेंगे तो प्लस ए होगा। तो बी प्लस डी और इधर सी प्लस ए, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो डिवाइड कर दूँ 2 से। अब डिवाइड करने के बाद हमको क्या नज़र आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये मिड पॉइंट है किसका, बी डी का, और ये राइट हैंड साइड मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। यानी हम ये समझ सकते हैं कि ये जब दोनों इक्वल है, इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी ये क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। बात आ रही समझ में।
हमने क्या निकाला, ये बी डी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट, और जो दोनों भी क्या है, सेम है, मतलब इक्वल है। इसका मतलब जो बी डी का और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए। तो ये देखिए हमने कॉमन पी, तो बी प्लस डी अपॉन टू इक्वल्स टू सी प्लस ए अपॉन टू, लेफ्ट हैंड साइड बी द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, राइट हैंड साइड मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हियर मिड पॉइंट्स ऑफ बी डी एंड ए सी आर कॉमन। जब ये कॉमन है इसका मतलब बी सी एंड ए सी ये बाइसेक्ट कर रही है इच अदर को, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। और जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। यानी जो वर्डिंग एग्जांपल में दिए है वही वर्डिंग में हम उसको लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, उसको कॉन्वर्सली लिखेंगे यानी रिवर्स लिखेंगे। स्टार्ट किए थे कि वो पैरेललोग्राम है, एंड किए थे कि उसके डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट कर रही इच अदर। अब हम कंसिडर करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर, और प्रूव करना होगा कि यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, हाँ, कॉन्वर्सली सपोज द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाइसेक्ट इच अदर। हम यहाँ पे सपोज कंसिडर कर रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ए सी एंड बी डी हैव द सेम मिड पॉइंट, ए सी एंड बी डी के सेम मिड पॉइंट है, ये हमको पता है ना। मतलब पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दीज मिड पॉइंट्स आर इक्वल। तो ऐसे मिड पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर्स है वो क्या है, इक्वल है। हम इसके पहले सॉल्व कर चुके। मतलब ए सी का क्या होगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, और बी डी का क्या होगा, बी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। ओके, ये 2 से 2 को हम कैंसिल कर देंगे। अब 2 से 2 कैंसिल करने के बाद हमको यहाँ पे क्या दिखाना होगा कि ए बी के बराबर डी सी आना चाहिए। देखिए इसके पहले हमने क्या किए थे, ए बी को डी सी के बराबर लाते हुए वो बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, ये दिखाए थे। अब यहाँ पे हम बाइसेक्ट कर रही है दिखा कर, कंसिडर करके हम ए बी के बराबर डी सी लाना है। ठीक है, तो बी को ए के साथ में रख दो तो बी माइनस ए, सी को डी के साथ में रखेंगे तो सी माइनस डी, तो बी माइनस ए मतलब ए बी बार, सी माइनस डी मतलब डी सी बार। जब ए बी और डी सी ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ए बी और डी सी जब ये इक्वल है, इसका मतलब ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। जब ए बी और डी सी ये पैरेलल है, और बात हम वहाँ पर कर रहे थे कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी, बी डी एंड ए सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो ए बी है इट इज़ पैरेलल टू डी सी। इसका मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनकी जो लेंथ है वो भी सेम है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइड ए बी इज़ पैरेलल टू साइड डी सी एंड ए बी इक्वल्स टू डी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, देयरफॉर अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा प्रूफ। दोनों पार्ट कैसे किए आपको समझ में आ गया। बहुत आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था। सिर्फ आपको इसको क्वेश्चन को समझना है कि क्या दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है या फिर क्या प्रूव करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये ओल्ड बुक में ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व है, तो आप ओल्ड बुक का जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसको आप रेफर करके क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 इज if two of the vertices of a triangle are a equals to 3, 1, 4, b equals to -4, 5 and -3, and the centroid of a triangle is at g -1, 2 and 1, then find the coordinates of the third vertex c of a triangle। क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, सपोज हम यहाँ पर ये ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं, तो इस ट्रायंगल ए बी सी के पॉइंट ए दिए हैं 3, 1, 4 एंड पॉइंट बी है -4, 5 एंड -3, और सेंट्रॉइड दिया है जी, और सेंट्रॉइड क्या दिया है -1, 2 एंड 1, और हमें फाइंड क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है। तो याद कीजिएगा मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था सेंट्रॉइड फार्मूले का, सेंट्रॉइड फार्मूला इसी टाइप की आपको डायग्राम वहाँ पर नजर आई होंगी कि जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और मैंने बोला भी था कि यदि हमारे पास सेंट्रॉइड है और 2 यदि पॉइंट्स है तो हम तीसरा पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में तीनों पॉइंट्स है और हमें सेंट्राइड फाइंड आउट करना है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द सेंट्राइड फार्मूला। और सेंट्राइड फार्मूला क्या है हमें पता है, जी इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी/3। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट ए है इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए के फॉर्म में,
सेकंड पॉइंट बी को लिखेंगे वेक्टर बी के फॉर्म में, और सेंट्रॉइड जी जो है दिया है उसको हम लिखेंगे जी के फॉर्म में, जी बार के फॉर्म में, और इस फार्मूले का यूज करके हम सी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और यही हमको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी के पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी सी, जी विद द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड जी रिस्पेक्टिवली। पॉइंट ए दिया था 3 1 4, तो ए बार होगा 3i + 1j + 4k। पॉइंट बी है -4 5 -3, तो बी बार होगा -4i + 5j - 3k। जी दिया हुआ है -1 2 and 1, तो जी बार होगा -i + 2j + 1k। ठीक है, और हमको निकालना क्या है यहाँ पर, सी फाइंड आउट करना है। तब सी फाइंड आउट करने के लिए यूज क्या करेंगे, सेंट्रॉइड फार्मूले का। सिंस जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, देन बाय यूजिंग द सेंट्रॉइड फार्मूला जी बार इक्वल्स टू होगा ए बार + बी बार + सी बार डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 को यदि हम लेफ्ट साइड सेंड करते हैं तो क्या होगा, 3g बार इक्वल्स टू a + b + c होगा, और हमें निकालना है सिंपल सी, तो c बराबर क्या होना चाहिए, 3g - a - b, यानी a और b को अपोजिट भेजेंगे तो ये -a और -b होगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ g, a और b को इस फॉर्म में पुट करना है, 3 × वेक्टर g -a - b। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों जो ब्रैकेट है उसको हटा देंगे। अब ब्रैकेट के बाद माइनस है, और जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो सभी के साइन अंदर के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, और 3 को कर देंगे मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ब्रैकेट के साथ, तो -3i + 6j + 3k। ब्रैकेट हटेगा तो -3i -j + -4k, माइनस माइनस +4i, माइनस प्लस -5j ++ 3k। ओके, अब कलेक्ट करो, आई वाले टर्म को एक साथ लिखना है, -3i -6i -6 + 4 मतलब -2i। ओके, 6j - 1j मीन्स 5j 5j 0j। उसके बाद है 3k -4k -k + 3k मतलब 2k। तो ये मिल गया वेक्टर C -2i + 0j + 2k। और इसको यदि हमको पॉइंट के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या होगा, i के साथ -2 है, j के साथ 0 है और k के साथ 2, मतलब -2 0 and 2। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स क्या है, -2 0 and 2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व किए। सिंपली पहले हमने पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट किए, फिर जो पॉइंट्स है उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, फिर फार्मूला सेंट्रॉइड फार्मूले का, और फिर C के बराबर 3g -a - b। ये पुट करके हमने आसानी से पॉइंट C के पोजीशन वेक्टर को निकाले। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। नंबर 10 इज आज का लास्ट एग्जांपल नंबर 10। इन ट्रायंगल OAB E is the midpoint of OB and D is the point on AB such that AD raised to DB equals to 2:1. If OD and AE intersect at P, then determine the ratio OP raised to PD using vector methods। अभी समझने के, ये पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा अलग ही लगेगा, बट क्या दिया है वो पहले देखिए। और एकदम से समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, हमें क्वेश्चन नंबर 6 को जैसे हमने सॉल्व किए थे, नंबर 6 याद कीजिए, तो वही मेथड का, वही टेक्निक का हम यहाँ पर धीरे धीरे यूज करने वाले हैं, तो आपको बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक एक चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले एक ट्रायंगल है OAB, तो ट्रायंगल पहले बना लेंगे OAB, बना लिए ट्रायंगल। फिर क्या बोलता है कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OB। OB का E क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब बराबर बीच में दे देंगे। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं कि D इज़ द पॉइंट ऑन AB, और D ये पॉइंट है काय के ऊपर, AB के ऊपर, सच दैट AD रेस्ट टू DB इक्वल्स टू 2:1। AD एंड DB 2:1। अब यहाँ पर हमने एग्जैक्ट नहीं लिए, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो 2:1 एग्जैक्ट आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना है यहाँ पर। समझ में आया? तो D, अब देखिए ये E ये OB का मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, D इज़ द पॉइंट ऑन AB सच दैट AD एंड DB, इसमें एक रेशो है 2:1, मतलब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। क्या करना वाले हैं, आपको समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे देखते हैं। इफ OD एंड AE इंटरसेक्ट एट P, यदि OD और AE ये एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट P के ऊपर, देन हमें डिटरमाइन करना है रेशो किसका, OP
रेस टू पी डी। पहले फाइंड आउट किया हमने कि P ये डिवाइड करता है सेगमेंट OD को इन द रेशो, आपको याद होगा 15:4, 10:9। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट P है वो OP और PD मतलब OD को किस रेशो में क्या बोलते हैं डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल है, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अदरवाइज ये सॉल्व करना बहुत इजी है। एक बार यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो कुछ नहीं रखा है इसमें। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक ट्रायंगल है OAB, इसमें ये क्या है OB का मिड पॉइंट है, बराबर मिडल में ले लो, और D ये लाइन AB के ऊपर आता है और वो D को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं, डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 2:1। ठीक है, और OD और AE ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है पॉइंट P, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट P OD पर डिवाइड कर रहा है, बट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो रेशो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OAB D डिवाइड साइड AB इन द रेशो 2:1, D ये डिवाइड कर रहा है साइड AB को इन द रेशो 2:1, एंड पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जितने भी हमको पॉइंट नज़र आ रहे हैं सबके पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। तो A बार, B बार, O बार, D बार, E बार, P बार, B द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट A, B, O, D, E, P रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसका पोजीशन वेक्टर है, A का, P किसका है तो P का, तो उसके रिस्पेक्टिव में वो हम लिखते हैं। ओके, हाँ, पहले क्या दिया है यहाँ पर कि D डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो 2:1, मतलब M बराबर 2 और 1 के बराबर N है, मतलब क्या यूज़ करेंगे हम, सेक्शन फार्मूले का यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, R डिवाइड्स AB मतलब M इंटू B प्लस N इंटू वेक्टर A अपॉन M प्लस N। तो M बराबर 2 है, N बराबर 1 है, M बराबर 2 और N बराबर 1 पुट कर दिए, और ये D है इधर D बार, फिर 2 + 1 कितना 3 को सेंड कर दो लेफ्ट में, तो थ्राइस D इक्वल्स टू 2B बार प्लस A बार, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड क्या दिया है कि E बी द मिड पॉइंट ऑफ OB, देयरफॉर हियर यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, E ये मिड पॉइंट है OB का, R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो फिर E बी द मिड पॉइंट ऑफ OB, तो E बार इक्वल्स टू होगा O बार प्लस B बार अपॉन 2 सेंड हो जाएगा E के तरफ, तो ट्वाइस E बार इक्वल्स टू O बार प्लस B बार। अब आप कंपेयर कीजिए ये 1 और 2 को, कंपेयर करने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि इधर B का कोएफिशिएंट 2 है, इधर B का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4E प्लस 2O बार प्लस 2B बार। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 3, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पिछले एग्जाम्पल के जैसा, मतलब 6 वाला जो एग्जाम्पल सॉल्व की वैसी टेक्निक है, उससे थोड़ा आसान है ये एग्जाम्पल। 1 में से 3 को माइनस कर दो, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन, एक के नीचे एक लगा दिए, 2B से 2B माइनस कैंसिल होगा, लेफ्ट में बचेगा 3D माइनस 4E, इधर बचेगा A माइनस 2O बार। ओके, अब हमें यहाँ पर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो वो क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हो क्या है, एक तो OD है और AE है, एक तो OD है OD बार और दूसरा है AE बार। और अब हमें यहाँ पर सेक्शन फार्मूले का फॉर्म लाना होगा जिसमें O और D, यानी हमें ऐसा फॉर्म मिलना चाहिए MD प्लस N इंटू O बार अपॉन M प्लस N। इधर मिलना होगा हमें M इंटू E बार प्लस N इंटू A बार अपॉन M प्लस N। अब M प्लस N ये तो नंबर होंगे, बट हमें ये फॉर्म आना चाहिए, पहले D बाद में O। तो D और O को हम पहले साथ में लिखेंगे, तो 3D प्लस 2O बार, इधर A और E को साथ में लिखना होगा, तो 1A बार प्लस 4E बार। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में M प्लस N तो चाहिए। अब जैसे यहाँ पर M और N जितना होगा उसको डिवाइड कर दो, इधर M और N जितना है उतना इधर डिवाइड कर दो, तो इधर 3 + 2 है कितना होगा 5, इधर 1 + 4 कितना होगा 5, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 3 + 2 5, इधर 1 + 4 5, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये 5 को हम 3 + 2 या फिर इधर 4 + 1 लिख सकते हैं। तो अब ये फॉर्म, ये सेक्शन फार्मूला है, ऐसा तो आप साइड में लिख सकते हो बाय सेक्शन फार्मूला। क्या कहता है सेक्शन फार्मूला, इसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इज़ द
पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विच डिवाइड्स ओ डी इन द रेशो 3:2। ओके, उसी तरह राइट हैंड साइड इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स सेगमेंट ए इन द रेशो 4:1। बहुत ईजी है, यही तो हमको करना था, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये जो 3:2 हम जो लिख रहे हैं ये किसका है, ओडी का है, बात ओडी का। और जो हमने डायग्राम बनाए थे हमको रेशो किसका निकालना था, रेशो किसका निकालना था, ये ओपी एंड पीडी का, ये ओपी एंड पीडी, ओपी एंड पीडी। और अभी हमने बताया कि ये कैसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, किसका, ओडी का, मतलब ओडी का जो रिजल्ट है वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। ओके, ओडी का जो आंसर होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर ओडी एंड ए इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ओडी और ए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, पॉइंट पी पर। और यहाँ से यदि हमको ओ पी रेस टू पी डी यदि फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, 3:2 होगा, बिकॉज हम ये ओडी की तो बात कर रहे हैं। और ओडी में क्या आ रहा है, इस तरह था ना, ये ओडी, ये ओ था और ये डी था और बीच में पॉइंट पी था, इस तरह से, है ना। तो ओ पी एंड पी डी किस रेशो में हो रहा है, 3:2। यहाँ पे देखिए 3:2, और ये रिजल्ट किसका था, ओडी का था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस एक्सरसाइज के आखिरी के 2 एग्जाम्पल्स मतलब 11 एंड 12 और साथ में एक्सरसाइज नंबर 5.3 के लिए जो कॉन्सेप्ट, जो बेसिक की हमको ज़रूरत पड़ेगी वो बेसिक हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का ये जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं 12th में पढ़ने वाले उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए। और इसी तरह के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ में जो बेल आइकन होता है, कॉर्नर में जो बटन होती है बेल आइकन की, उसे क्लिक कीजिएगा। इससे जो टोटली जो नोटिफिकेशन है, आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलते जाएंगे। तो अब मैं डीसी कटरे आपको मिलूँगा लेक्चर नंबर 5 में। थैंक यू।